सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, जितने भी सेमेस्टर थर्ड या फोर्थ के हैं, उनके सिलेबस के अंदर एक बुक है जिसका नाम है ई कॉमर्स। तो आज मैं ई कॉमर्स की बुक को धीरे धीरे चैप्टर वाइज अपने चैनल पर डालने की स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे चैप्टर वाइज वीडियो को कंप्लीट करेंगे और बुक का सिलेबस करेंगे खत्म एग्जाम से पहले। तो देखो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम की जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बुक है ई कॉमर्स, जिन बच्चों ने चूज करी है, तो उसकी यूनिट 1 जो आज मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं वो है यूनिट 1 का लेसन 1, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। तो आज मैं इसका पूरा चैप्टर 1 एक वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं आपके 8, तो 8 चैप्टर 8 वीडियोस में कंप्लीट करवाऊंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक चीज़ और बता दूं, जो बच्चे चाहते हैं कि ई कॉमर्स के नोट्स परचेज करना, तो नोट्स के लिए आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा हमारी टीम को। हमारे नोट्स आधे रेडी हो चुके हैं, आधे होने वाले, तो जल्दी जैसे नोट्स प्रोवाइड बन जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो नीचे कॉन्टैक्ट करके एडवांस बुकिंग कर सकते हो। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चैप्टर नंबर 1 को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स बना कैसे। तो देखो, ई कॉमर्स जो है पहले ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। 1970 से पहले की बात अगर बताऊँ तो 1970 के बाद जब ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियाँ आई तो उसकी वजह से जो बिजनेस है वो ऑनलाइन लेके आने लगे लोग ज़्यादातर। ठीक है, तब से ई कॉमर्स जो है वो स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की अगर बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में ई कॉमर्स के बस इतना जान लो कि अगर कोई भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन के रूप में मतलब कि स्प्रेड करना चाहता है, वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहता है, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है ई कॉमर्स का, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस लाता है। तो यहाँ पे लिखा है ई कॉमर्स इज ए टेक्नोलॉजिकल मेडिएट एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकल बेस्ड इंट्रा और इंफ्रा। यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन लाने की कोशिश करती है या फिर उसको अपना डेवलप करके आगे फैलाना चाहती है, लोगों तक और आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा ई कॉमर्स का। उसके बाद उन्होंने लिखा है एक्टिविटीज़ दैट फैसिलिटेट सच एक्सचेंजेस। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि यहाँ पे काफ़ी सारी आपको डिमांड्स मिल जाती है, चॉइस मिल जाती है, एक्टिविटी एक्सचेंजेस मिल जाती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे बोला इट has been defined broadly as the transaction of business इन द वेब। इन द वेब का मतलब क्या होता है, ये जो बिजनेस होता है ये वर्ल्ड वाइड होता है। जैसे अभी मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो। अभी ग्रोसरी, अभी हर चीज़ का जो है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। पहले क्या था, आप मोबाइल, आईफोन, टैबलेट खरीदना चाहते हो तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट थी। अगर आप सब्जी भी खरीदना चाहते हो तो आप ग्रोसरी, अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हो तो मेडिका.com। तो ऐसे सारे के सारे बिजनेस जो अपने ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अगली बात करते हैं ई कॉमर्स और इलेक्ट्रिक बिजनेस। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ पे इज इट डिफाइंड एज द कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शन ओवर, यहाँ पे लिखा है नेटवर्क एंड थ्रू कंप्यूटर्स। कह रहा है यहाँ पे जो ई कॉमर्स है और जो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कॉमर्स है, दोनों का मतलब सेम होता है और दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे जब फैलाई जा रही है, किसके थ्रू फैलाई जा रही है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है थ्रू द कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। अभी आप जो क्लासेज ले रहे हो, अभी जो सुन रहे हो आप मेरे को, तो यहाँ पर कहाँ सुन रहे हो आप मेरे को, ऑनलाइन थ्रू सुन रहे हो, यूट्यूब के थ्रू सुन रहे हो, तो ये भी क्या एक बिजनेस है एक तरह से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आता है ई कॉमर्स कैन डिफाइंस फ्रॉम वेरियस यहाँ पे प्रिसेप्शंस। ई कॉमर्स के काफ़ी सारे प्रिसेप्शंस हैं कि ई कॉमर्स से क्या बेनिफिट्स है, ई कॉमर्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो देखो, सर्विस परसेप्शंस, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ 5-6 परसेप्शंस लिखे हैं। ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके बुक्स में है, पर्टिकुलरली सारे एक एक पॉइंट्स वही बताऊंगा जो आपके बुक्स में है, करेक्ट वही चैप्टर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहला आता है कंप्यूटर परसेप्शंस, मतलब कि कंप्यूटर को फैलाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर से आगे बताने के लिए आगे क्या क्या हो सकता है, इससे कैसे बिजनेस करा जाए। उसके बाद बिजनेस मोटिव के लिए सर्विस मोटिव हो सकता है या फिर कमर्शियल मोटिव हो सकता है या लर्निंग मोटिव हो सकता है। लर्निंग मोटिव जो होता है ई कॉमर्स, वो बच्चों को सिखाया जाने के लिए होता है कि कैसे बच्चों को ई कॉमर्स में आना है, कैसे उनको पैसा कमाना है ऑनलाइन के थ्रू। जैसे कि अभी यूट्यूब वाले सिखाते हैं कि कैसे यूट्यूब से अर्निंग करें, ठीक है, मोनेटाइजेशन कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ई कॉमर्स में आती है। नेक्स्ट, उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स। यहाँ पे लिखा है द इमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्टार्टेड इन द अर्ली 1970s। मैंने बताया था 1970 से पहले ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ था, मगर 1970 के बाद इसका जो चलन है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था ई कॉमर्स का। ठीक है,
विद द अर्लीस्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और अगर मैं कोई पहले का इसका एग्जाम्पल दूं सबसे अच्छा तो वो है EFT। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, मतलब कि होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो देखो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अभी क्या कर रहा होता है, मान लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री किसी को आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप कैसे करते हो, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के अलावा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की कुछ ड्राइविंग फोर्सेज होती है, मैं आपको बताऊं तो इसकी टोटल 5 तरह की फोर्सेज है, जिसमें से 3 जो इंपॉर्टेंट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंस हाल ही है क्या, तो देखो पहला आता है डिजिटल कॉमर्स, है ना। डिजिटल में क्या आता है, द डिजिटल रिवॉल्यूशन हैज मेड इट पॉसिबल फॉर ऑलमोस्ट द डिजिटल डिवाइसेज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। यहाँ पे लिखा है कि डिजिटल फोर्सेज क्या होती है, ऐसी फोर्सेज जो एक कनेक्टेड से दूसरे कनेक्टेड से तीसरे कनेक्टर को, मतलब कि सारे एक दूसरे से कनेक्ट कर रखे होते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सपोज करो आपको कुछ खरीदना है, ठीक है, आप 1 2 3 4 5 आप 5 दोस्त हो, कुछ खरीदना है तो आपके मन में आया मेरे को पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहिए, तो दूसरे दोस्त को कैसे बताओगे अगर वो अपने घर पे है, तो उसको आपने फ़ोन के जरिए कनेक्ट किया। तीसरे दोस्त के पास फ़ोन नहीं है तो उसके पास कंप्यूटर है, तो आपने उसको मैसेज करा, अगले को भी ऐसे करा, फिर उससे अगले को कुछ ईमेल के थ्रू मैसेज करा। तो यहाँ पे सारे क्या है, कनेक्टर बन गया है, ठीक है। कनेक्टर बन गया, किसके थ्रू कनेक्ट है, सारे सारे कम्युनिकेशन, किसके थ्रू कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इस तरह से ई कॉमर्स जो है वो अपना स्प्रेड करता है बिजनेस। नेक्स्ट उसके बाद आता है यूबिक्विटी। यूबिक्विटी इसका मतलब क्या होता है, टुडे ई कॉमर्स इज अवेलेबल टू एनीवन। अगर मैं अभी की बात करूं करंटली तो हर किसी के पास ई कॉमर्स का सोर्स है, ठीक है। वो बात अलग है कि वो अर्निंग नहीं कर रहा, उससे नहीं करना चाह रहा या फिर उसको दिमाग नहीं है, तो मगर सबके पास ई कॉमर्स का सोर्स होता है, मोबाइल फ़ोन सबके पास है। उसके बाद एनीवेयर इन द वर्ल्ड 24 आवर्स एंड डे 7 वीक, मतलब कि 24 घंटे और दिन, अगर मैं बताऊं तो हफ्ते में 7 दिन आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती है और आप किसी भी तरह से अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते हो, फ्रेंड से कर सकते हो, बिजनेस चालू कर सकते हो, सब चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है। इसको बोलते हैं क्यूबिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है मोस्ट एंड मोर टुडे बिजनेस एम्पावर्स फ्रंट लाइन मेकओवर्स वर्कर्स। यहाँ पे लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस है ना वो फ्रंट लाइन हो चुके हैं। फ्रंट लाइन का मतलब होता है कि ऐसे बिजनेस जो अपने जो स्टाफ है, जो मेंबर्स है, जो वर्कर्स है, सबको स्प्रेड करते हैं, आगे बोलते हैं कि भाई ई कॉमर्स के बारे में सीखो, ठीक है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है तो कैसे उनको ट्रीट करा जाए, तो वो सिखाया जाता है वर्कर्स को। उसके बाद लिखा है टू डू द काइंड्स ऑफ वर्क्स ऑन परफॉर्म्ड बाय जूनियर मैनेजमेंट। और यहाँ पे लिखा है ये जो सारा वर्क है ये किसी द्वारा किया जाता है, जूनियर मैनेजमेंट के द्वारा। उनको पहले सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है ई कॉमर्स की, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ ड्राइविंग फोर्सेज। तो ये सारा कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया तो आप इसको उतारो। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है जो मैं वो लिखवाता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है उसका नाम है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 में है हमारा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स की एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस मॉडल एंड कैटेगरीज। मतलब कि इसके अंदर हम सीखेंगे इसके कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं, मॉडल्स हैं और इसकी जो कैटेगरीज है, उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ब्रीफ से, ठीक है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, मतलब कि ई कॉमर्स के जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके कुछ 5 टाइप के मॉडल्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में सबसे नंबर 1 पे आता है B2B, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया जिसका मतलब होता है B2B, इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो देखो B2B का मतलब होता है अगर कोई बिजनेस है वो अपनी डीलिंग एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक कर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अमेजन है ये, ठीक है, और ये है फ्लिपकार्ट। अभी अमेजोन के पास किसी ने ऑर्डर दिया कि मेरे को एक सैमसंग गैलेक्सी S41 का फ़ोन चाहिए और सपोज करो इसके पास है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा फ्लिपकार्ट से कि भाई मेरे को एक फ़ोन भेज दे, मैं बाद में पैसे दे दूंगा, ठीक है, या फिर बाद में काट लियो। इनका आपस में चलता है बिजनेस से बिजनेस। तो जब ये इसको फ़ोन भेजेगा और ये किसको भेजेगा, कस्टमर को, तो ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। समझ आ गया। तो इसी को बोलते हैं सिंपल भाषा में बिजनेस टू बिजनेस। तो यही जो इसके मॉडल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने लिखी है टाइम पास के लिए, पढ़ लो एक बार, ठीक है। मैंने लिखी है तो पढ़ा ही देता हूँ। देखो कह रहा है B2B कंपनीज कैन कन्वेंशनली एंड क्विकली चेक देयर सप्लाईज इन्वेंट्री एंड मेकिंग इंस्टेड परचेजेस। मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस में जो होती है बिजनेस कंपनियां, वो क्या करती है अपनी सप्लाई जो है वो चेक करती रहती है, कितनी इन्वेंट्री बची है, कितनी सप्लाई हो चुकी है, कितनी सप्लाई अभी बाकी है करनी, तो ये सब जो है टाइम पे चेक करती है, ठीक है।
सेकंड पॉइंट आता है B2C, ठीक है, यहां से आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी यहां से अब दिख जाएगा। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कि जैसे फ्लिपकार्ट से आप सीधे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो, वो बिजनेस है, बिजनेस से आपने कॉन्टैक्ट करा किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और वो आपको फोन पहुंचा देंगे घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है B2C इज सेलिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर, ये अपने कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं। एंड ट्रांजैक्शन टेकिंग थ्रू इंटरनेट, और ये जो ट्रांजैक्शन है किसके द्वारा करवाते हैं, ये करवाते हैं इंटरनेट कंप्यूटर वेबसाइट्स के द्वारा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है C2B का मतलब होता है, C मतलब है कंज्यूमर, B मतलब बिजनेस और G मतलब गवर्नमेंट, समझ आ गया। C मतलब कंज्यूमर, B मतलब बिजनेस और G मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, भूलना मतलब दोबारा। तो C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। अब देखो, अब आप सोचोगे कंज्यूमर टू बिजनेस ये क्या होता है। देखो, जब बिजनेसमैन होते हैं ना जो इतने बड़े बड़े, तो उनके पास जब आप कुछ सामान मंगाते हो तो वो बिल्कुल कैसे डब्बे में पैक होके आता है, बिल्कुल वो पैक करता कौन है, वो कंज्यूमर ही पैक करते हैं। वो छोटे छोटे दुकानों से सामान लेते हैं, वो पैक करते हैं, पैक करके बड़ी बड़ी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को बेचते हैं, जिनके बदले में वो फ्लिपकार्ट वाली कंपनियां या अमेजोन वाली कंपनियां उनको कुछ दाम देती है, पैसे देती है। तो इस तरह से छोटे बिजनेस ही उसको पैक करके बेचते हैं, जो छोटे लोग होते हैं ना, हमारे तुम्हारे जैसे घर के लोग। तो ये भी एक बिजनेस है, घर पे बैठ के पैकिंग करो डिब्बों की अच्छे से, पन्नी बाहर से अपनी तरफ से लगाओ, खर्चा अपनी तरफ से लगाओ, पैकिंग करके बस वो सामान को फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन बेच दो बिजनेस वालों को। तो इसको बोलते हैं C2B, कंज्यूमर से बिजनेस वाले खरीद लेते हैं, ठीक है। ऑल कार्ड यहाँ पे लिखा है ऑल्सो कार्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कहते हैं। डिमांड कलेक्शन मॉडल इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका डिमांड कलेक्शन मॉडल, मतलब कि जिस चीज़ की डिमांड सामने से आएगी आप वो कलेक्शन करो और उसको बेचो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इनेबल बायर्स टू नेम्ड, उसके बाद लिखा है दे थ्रो परचेजेज, और ना ये लोग जो परचेज करते हैं ये क्या करते हैं, जो नेम वहाँ से आते हैं सामने से, मतलब कि जो भी मॉडल नेम है या फिर जो भी नेम्स आते हैं, जो भी चीज़ वो बोलेंगे कि भाई मेरे को ये मॉडल परचेज करना है, तो वो वहाँ से सस्ते दामों पे खरीदते हैं, फिर उसको बिजनेस में बेचते हैं फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट वालों से फिर दोबारा कंज्यूमरों के पास आते हैं पैकिंग होके, ठीक है। तो ये होता है हमारा C2B। नेक्स्ट आता है हमारा C2C, कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर्स। ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपको ये बचपन से सिखाया जाता है। मान लो छोटी क्लास में आप बैठे हो, ठीक है, आपके सामने आपका दोस्त है जिसका नाम है राहुल और मैं हूँ कौन, सिमरन, ठीक है। तो ये मान लो राहुल वहाँ बैठा, सिमरन मैं बैठा हूँ, तो आप उसने, सिमरन मैं बैठी हूँ, ठीक है, तो उसने मेरे को कहा कि मेरे से पेंसिल लेगा, मैंने बोला हाँ लूँगा, मेरे पास पेंसिल नहीं है। उसने बोला 5 रुपये दे, मैं तेरे को पेंसिल दे देती हूँ, मैंने ले लिया। मैंने किसी दुकान से नहीं खरीदा, मैंने राहुल से खरीदा, सिमरन को भी पैसे लेके लूट लिया उसने। तो देखो यहाँ पे सिमरन जो है वो क्या करेगी, पेंसिल तो ले लेगी मगर बाद में काम कर लेगी, और क्या करेगी, छोड़ो उसको, छोड़ो टॉपिक पे आते हैं, उसको मत देखो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है C2C, मतलब कि कंज्यूमर से कंज्यूमर को बेचा गया कुछ। यहाँ पे लिखा है ऑल्सो C2C ई कॉमर्स अलाउ अननोन कंट्रोल, यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट्स पार्टीज टू सेल एंड गुड्स एंड सर्विस टू ईच अदर, मतलब कि आपस में ही अपनी गुड्स एंड सर्विस को बेचना कंज्यूमर से कंज्यूमर को, चाहे वो अननोन हो चाहे वो नोन हो, तो उसको बोलते हैं हम C2C। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट हमारा B2G। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं दी थी, चाहे जाके चेकआउट कर लेना, मगर मैं बता देता हूँ। बिजनेस टू गवर्नमेंट, क्या बोल रखा है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे कि छोटी बात नहीं है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे बताता हूँ। जैसे बिजनेसमैन है, कभी कभी गवर्नमेंट जो है, बैंक जो है, उनके पास लोन नहीं रहता देने के लिए, तो वो क्या करती है, बड़े बिजनेसमैन से लोन उठाती है, बाद में उनको चुकाती है। तो ये जो काम है ये करते हैं बड़े लेवल पे, तो बिजनेस टू गवर्नमेंट, समझ आ गया। अब इसी के बाद हमारे मॉडल्स हो जाते हैं कंप्लीट। तो मॉडल्स कंप्लीट होगा भैया, तो अब आ गए फोर्थ पॉइंट पे। अरे इधर गौर फरमाओ, देखो यहाँ पे लिखा मैकेनिज्म डायनेमिक ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट इवैल्यूएशन एंड फीचर्स। तो हम मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, उसके इंटरनेट और फीचर्स के बारे में। तो देखो इंटरनेट, जैसे कि मैंने अभी इतना सारा 1-2 घंटा आप सुन ही रहे हो, इंटरनेट में कर रहा हूँ। तो इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण आप बिजनेस को जोड़ते हो, कंज्यूमर को जोड़ते हो, वर्ल्ड वाइड अननोन पर्सन्स को जोड़ते हो, हर चीज़ को जोड़ के रखते हो, खासकर अपने रिलेशंस को भी जोड़ते हो और अपने पड़ोसियों को भी जोड़ते हो। सब इंटरनेट के थ्रू होता है ब्रो, ठीक है। तो फंडा क्या है, देखो इंटरनेट टेक्नोलॉजिकल एज ए हाईली डेवलप्ड ग्लोबल नेटवर्क इंटरनेट कम्युनिटी। कह रहे जब इंटरनेट को खोजा गया था, जब इसको डेवलप किया गया था, ग्लोबलाइजेशन में डेवलप किया गया था, मतलब कि विश्वीकरण किया गया था, तो इंटरनेट का यूज जो है वो कुछ कमर्शियल यूज पे किया जाता था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, देखो ड्यूरिंग द 1990s द इंटरनेट वाज
ओपन इन कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूजेस कैसे, मान लो आप किसी राशन दफ्तर में गए हो, कोई फाइल नहीं चल रही, सर्वर उनके लिए होता था पहले। इंटरनेट के जो चार्जेस थे वो भी कितने हाई होते थे, ज़्यादा होते थे। अब जो है कमर्शियल यूजेस नहीं रह गया। अब जो है 2000 के बाद से ये आम लोगों के पास भी आने लगा। और अब तो जैसे जियो आया उसके बाद तो 5-6 साल पहले ही फ्री कर दिया गया, सारे इतने सस्ते रेट हो गए। अब तो हर किसी के लिए इंटरनेट एक क्या बन गया है, बिजनेस बन गया है। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं इट वॉज ऑल्सो द पीरियड दैट यूजर स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिखा है यूजर स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट द www, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। अब कुछ जनों ने ना, अभी जाके देखोगे तो जैसे कुछ लोग हैं उन्होंने अपने नाम से वेबसाइट बना दी www.domain खरीद के, या फिर और कोई बड़ी बड़ी संस्था थी जिनके पहले वेब चलते थे, अब उनके अलावा छोटी संस्थाओं ने भी वेब खोल दिया। तो ये कमर्शियल अब नहीं रह गया, ये अब सबके लिए है। हर कोई सिंगल पर्सन भी इसका यूज करके अपना बिजनेस ओपन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। अब आपको ई कॉमर्स के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, सॉरी, तो फ्रेमवर्क्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तो फ्रेमवर्क्स में एक छोटी सी टेबल है, बस आपको वो टेबल ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ई कॉमर्स इज नॉट जस्ट हैविंग ए वेबसाइट। अब आप बोलो कि ई कॉमर्स क्या एक वेबसाइट है, तो मुन्ना ई कॉमर्स एक वेबसाइट नहीं है, कोई छोटे पैमाने पे नहीं है। ई कॉमर्स एक बड़े पैमाने पे होता है, ये एक ह्यूज वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइज है, एक तरह से बोल सकते हो। तो ये क्या होता है, बट ईसी मतलब कि ई कॉमर्स इज मोर देन डैट। ई कॉमर्स जो है इससे बहुत 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 सुपर से ऊपर वाला है, बहुत ज़्यादा है उससे। ठीक है, देयर आर नो ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, नो नहीं है, वो नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान फरमाओ, मेरी बात ही सारी सुनोगे तो उस पर भी देखो। तो देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ई कॉमर्स के अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है। इसकी जो फ्रेंचाइज है, जो फ्रेमवर्क है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो इसको उतारो फटाफट फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, उसका नाम है यहाँ पे ई कॉमर्स फ्रेमवर्क। तो ई कॉमर्स फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, कॉमन बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि कॉमन जो बिजनेस होते हैं, छोटी छोटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो भी इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है द मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, आप अपने बिजनेस के बारे में छोटी छोटी लेआउट्स, पैम्पलेट्स या लोगों तक छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपके बिजनेस में क्या क्या सर्विसेज है, वो सारी आप उनको स्प्रेड कर सकते हो, पहुँचा सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि आप छोटी छोटी जो क्लिप्स है, मतलब कि आपका जो बिजनेस किस तरह का है, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स ऐड के थ्रू, मल्टीमीडिया या फिर बाकी पब्लिक्स में पैम्पलेट के थ्रू पहुंचा सकते हो, ताकि उनको पता चले आपका बिजनेस यहाँ पे है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट आता है इसका फ्रेमवर्क के अंदर ये भी द इंफॉर्मेशन ऑफ सुपर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सुपर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, अपने बिजनेस को सीधा सीधा ऑनलाइन लेके जाना, ये सुपर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, ई कॉमर्स के थ्रू ऐसा आप कर सकते हो। तो ये थे कुछ इसके फ्रेमवर्क जो मैंने अभी आपको बताए। अभी मैं बात करने वाला हूँ पॉइंट नंबर 6 के बारे में। आपका चैप्टर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो देखो पॉइंट नंबर 6 आता है डिजाइन एंड लॉन्च ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, वेबसाइट्स के थ्रू और या फिर किसके थ्रू आप अपने बिजनेस को लॉन्च करते हो, आगे बढ़ाते हो, तो वो सारी जो मेन टॉपिक्स हैं, किस तरह से लॉन्च करा जाए, क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो वो सारा इसमें हम अभी रीड करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखा है देयर आर मैनी डिसीजंस नॉट ओनली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। आपको काफ़ी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब आपको अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना पड़ा है, ठीक है, तो ये नहीं देखना बस आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की नॉलेज है तो आप अपना कोई भी बिजनेस ऑनलाइन ले जा सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। नेक्स्ट उसके बाद बट ऑल्सो द पेमेंट मेंबरशिप। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा चलता है तो आप अपने कस्टमर्स को किस तरह से मैनेज करते हो, उनको मेंबरशिप कैसे देते हो। ठीक है, उसके बाद लिखा है कॉस्ट ऑफ शिप इंटीग्रेशन। कॉस्ट ऑफ शिपिंग इंटीग्रेशन होता है यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अगर आप किसी के पास डेबिट कार्ड नहीं है तो उसको कैसे डील करोगे। उसके बाद मोस्ट कॉमनली मेथड ऑफ पेमेंट, जैसे कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट के आपके पास कौन कौन से सोर्सेज हैं, अगर कंज्यूमर करना चाहे तो, जैसे कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये तो 3 मोस्टली होते ही हैं। अब जो आ गया गूगल पे, पेटीएम, कैश ऑन डिलीवरी, तो भाई ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, रखी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बिजनेस लॉन्च करने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आपको दिमाग में सेट करने पड़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिखा है दीज आर द पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 10 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में आता है पहले पेमेंट मेथड। यहाँ पे मैंने लिखा है द कंपनी प्रोवाइड्स द डिफरेंट पेमेंट्स मेथड एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड कैश डिलीवरी।
आपको सबसे पहले तो पेमेंट मेथड, अगर आपका कंज्यूमर कुछ ऑर्डर करता है सर्विस या गुड्स में से, तो आप उसकी जो पेमेंट है वो किस तरह से उससे लेना पसंद करोगे, ठीक है, या फिर उसको चॉइस दो, हाइब्रिड दो कि आप किस थ्रू कर सकते हो, इसके थ्रू कर सकते हो या फिर अगर अलग चॉइस भी हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2 आता है टाइम। आपकी जो डिलीवरी है, कस्टमर सेटिस्फाई जब ही होता है जब आप उसको टाइम से डिलीवरी करो। टाइम जो है बहुत मैनेज करना जरूरी होता है। सपोज करो आपका मैकडोनल्ड जैसा बड़े लार्ज स्केल पे बिजनेस चल रहा है, आप अपने कस्टमर्स को टाइम पे कुछ दे नहीं पा रहे, तो आपका बिजनेस जो है, नाम जो है वो खराब होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर बिटवीन द डिलीवर्ड विद इन 24 आवर्स। अपने जो ऑर्डर्स है उनको 24 आवर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है, कम से कम। नेक्स्ट उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। शिपिंग कॉस्ट, देखो अगर आप कोई भी, जैसे कि आप एज ए कंज्यूमर हो, आप किसी को गुड्स ऑर्डर करते हो या फिर बोलते हो मेरे को ये बाय करना है, मैंने ऑर्डर कर दिया, आप जो उसको चार्जेस ले रहे हो उसमें शिपिंग कॉस्ट छुपी होती है, मगर वो दिखाने का होता है कि शिपिंग कॉस्ट जो है वो फ्री है। वहाँ से जो माल आएगा उसका किराया जो लग रहा है, पेट्रोल जो लग रहा है, वो भी उसमें जुड़ के आती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिखा होता है शिपिंग कॉस्ट फ्री। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कंज्यूमर को पसंद आती है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, आप इजीली कोई भी मोड चूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वगैरह वगैरह, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। स्केबिलिटी, स्केबिलिटी मतलब होता है ऑनलाइन इन इंडिया, मतलब कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो और आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे है और आप किस जगह से किस जगह तक आसानी से अपने गुड्स को पहुँचा सकते हो। मतलब कि कोई अलग फॉरेनर कंट्री में हो तो वहाँ से आपको कैसे लेना है माल, वो भी तो ऑनलाइन अगर इंडिया में है कंपनी तो आप इजीली आराम से पहुँचा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे कस्टमाइजेशन, और कस्टमाइजेशन के बाद जो आता है वो आता है चैलेंजेस। चैलेंजेस में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। शिपिंग कॉस्ट पहले आपको देखना होता है। चैलेंजिंग में ये भी होता है, अगर आप किसी को गुड्स पहुंचा रहे हो, यूकेबीटी जैसे मैंने बताया था, यूबिनिटी, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको अपनी जो कॉस्ट है वो देखनी पड़ती है, मिनिमम कॉस्ट पे आपका पहुंच जाए गुड्स। रिस्क भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आप किसी को लेके जा रहे हो कहीं भी माल ड्रॉप करने, तो अगर अकेला बंदा जा रहा है, रास्ते में किसी ने लूट लिया तो माल भी गया और जो कॉस्ट थी वो भी सारी गई। तो ये जो है काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे 8 पॉइंट नंबर है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में मैंने लिखा आपकी किस किस प्लेटफॉर्म से अपनी बुकिंग करा सकते हो। सपोज करो कोई ऐसा कंज्यूमर है जो फ्लिपकार्ट का यूज़ नहीं करता, तो आपने अपनी कोई वेबसाइट बना रखी हो क्रोम ब्राउजर से यूज़ करके, शायद आपको बुकिंग करवा सके। तो इस तरह से आपको ईमेल के थ्रू सपोर्ट हो सकता है, फ़ोन के थ्रू सपोर्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है फ़ोन के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे सपोर्ट आपको देने चाहिए जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट हमारा, पॉइंट नंबर 9, सॉरी ये पॉइंट नंबर लास्ट सेकंड है, हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपको क्या देखना पड़ता है, सर्विस यूज टू ऑनलाइन ऑर्डर फॉर 24/7, मतलब कि जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हो वो 24/7 के लिए होती है। अब आप फ्लिपकार्ट पे रात को 12 बजे भी ऑर्डर करते हो तो भी वो ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है बिग कंपनी यूज टू क्लाउड्स, यहाँ पे लिखा है बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है वो क्लाउड एक्सेस यूज़ करती है, अपनी जो ब्रांचेज है, जो स्टाफ है, जो मेंबर्स है, उनको इतना ज़्यादा हाई रखती है कि कभी भी कोई कॉल आ सकती है, कभी भी कोई ऑर्डर आ सकता है, तो उसके लिए वो एक्टिवेट रहे, ठीक है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसका उसमें आता है हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जरूरी होता है, मगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ नहीं होता है, आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। सॉफ्टवेयर में जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या जियो मार्ट, ये 4 तरह की मैंने कंपनी के एग्जांपल दिए हैं, और भी बहुत सारी है, ठीक है। तो देखो ये 4 तरह की जो सॉफ्टवेयर है, आप इनसे कुछ भी आराम से कोई कंपनी का जो नेम है, पहले तो आपको सॉफ्टवेयर में नेम अच्छा सा चूज करना है कंपनी का, देन उसके बाद आपको अपनी जो कंपनी है, कंपनी को अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कैसे हैंडल करना है, तो ये पॉइंट आपको जरूरी है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ 10 बेनिफिशियल पॉइंट्स जिसमें आप अपना कंपनी को डिज़ाइन करना, लॉन्च करना, किस तरह से आगे सर्विस प्रोवाइड करते हो, सारा बताते हैं। तो इसके बाद छोटा सा टॉपिक और रहता है, वो भी मैं करवा देता हूँ, फिर आपका चैप्टर जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसको उतारो आप फटाफट। गाइज अब हम आ गए हैं इसके लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग वर्सेज इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ ए वेबसाइट। आउटसोर्सिंग क्या होती है और आपको हाउस डेवलपमेंट वेबसाइट क्या होती है, दोनों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वेबसाइट्स की अगर बात करूँ, वेबसाइट्स के अंदर यहाँ पे 2 टाइप्स की वेबसाइट होती है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, अपनी वेबसाइट किसी भी दूसरे प्रोफेशनल से आपने डिज़ाइन करी हो, और वो जो वेबसाइट है वो आपने अपने बिजनेस के लिए डिज़ाइन करी हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए जब हम किसी प्रोफेशनल से जो वेबसाइट बनवाते हैं उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग जो है ये छोटे बिजनेस के लिए बेटर तो है,
मगर अगर बड़े बिजनेस की बात करी जाए तो उसके लिए और द बेस्ट है, मतलब उसके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द वे वेबसाइट मेंटेन्ड बाय एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल्स एंड दे ऑल नीड फॉर मनी टू मेंटेन। मतलब कि हम जब ये प्रोफाइल बनवाते हैं या ये जो वेबसाइट पे बनवाते हैं तो ये प्रोफेशनल द्वारा बनाई जाती है। और ये जो वेबसाइट है ये छोटे बिजनेस के लिए अच्छी होती है। इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस साइज। बिजनेस अगर ज़्यादा बड़ा है तो और ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर छोटा है तो और ज़्यादा मतलब कि थोड़ा कम बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इन हाउस डेवलपमेंट। हाउस डेवलपमेंट में भी सेम प्रोसेस है। आप चाहे तो अपनी वेबसाइट अपने हाथ से बना सकते हो या फिर आप किसी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट से भी बनवा सकते हो। सेम कंडीशन दोनों में होती है, मगर इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस है क्या? तो देखो यहाँ पे लिखा है देयर ओन कंपनी। ये जो बिजनेस है ये अपनी ओन कंपनी के लिए बना सकते हो। इन विच दे आर वर्किंग एंड प्रोवाइड सर्विसेज। इसमें आप वर्किंग भी हो, मतलब कि किसी के नीचे भी काम कर सकते हो या किसी को सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद लिखा है टू ऑल आउटसाइड एंड आउटसोर्सिंग कंपनीज। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आउटसोर्सिंग में क्या होता है, सिर्फ प्रोफेशनल वेबसाइट बनती है और उसमें हम ना किसी के नीचे काम नहीं करते, अपनी वेबसाइट के लिए बनाते हैं। वहाँ पे ज़्यादा लॉस नहीं होता, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मगर यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो है ये आप किसके लिए बनाते हो, चाहे आप किसी के नीचे से बना रहे हो, मतलब कि नीचे से कहने का मतलब है किसी के नीचे आप काम करते हो, अंडर जॉब करते हो, तो आप उसके लिए बना रहे हो या अपने लिए बना रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ के, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो साइबर क्राइम का यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स जो आपका है ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मतलब कि इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह, वो सारे नीचे आपको दे रखे हैं, जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है बुक वाइज मैं आपको क्लियर कराऊंगा, सारी बुक आपको कंप्लीट कराऊंगा चैनल एक्सप्लेन पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी अपलोड करेंगे, जल्दी डालेंगे। और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके परचेज करवा सकता है, ले सकता है। अभी नोट्स हालांकि बने नहीं है, आधे बने, तो जैसे रेडी होंगे आपको मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू, टाटा एंड बाय बाय।